अगर हिम्मत है उत्तर प्रदेश की भाजपा में या भारतीय जनता पार्टी में, तो गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, पूरी तरह से प्रतिबंध करें, गौ हत्या करने वालों चंदा लेने का चंदा वापस करके देश से क्षमा याचना करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो गोवा में कहती है हम चप्पे चप्पे पे बीफ परोसेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कहता है गाय घर में काट के खाओ, जाता है पश्चिम बंगाल प्रचार करने, कहता है हम गाय काटने थोड़ा रोकते हैं। उस पश्चिम बंगाल में जहां 14 वर्ष तक गाय को माता, 14 वर्ष के बाद गाय को भोजन कहते हैं, योगी जी में साहस है तो कहें ना कि लोग पापी हैं, अन्यायी हैं, गोवध के हत्यारे हैं। दोगली बातें नहीं चलेंगी और एक संत के मुंह से बिल्कुल नहीं चलेंगी। बीफ की निर्यात कराने वाली पार्टी, बीफ का चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिन्ना की मजार पर फातिया पढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित की बात करती है तो कालीनेमी याद आता है। मुझे लगता है ये किसी के नहीं है, सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने लिए है, अपने दफ्तर के लिए है और उत्तर प्रदेश में लूट करने वाले अधिकारियों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हमेशा के लिए विदा कर देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का हिस्सा हो जाए, चूंकि 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया इससे बताएं कि इन्होंने खुद का काम किया। जो जिन्ना की मजार पर फातिया पढ़ने जाने वाली पार्टी, जब जैसी हित में बात होती है, अभी देखा ना कैसे मोदी जी किसी देश में गए थे, ऐसे बाहें फैला के वहां के शेख को गले लगाने दौड़ रहे थे। बीफ के नाम पर चंदा देने वाली पार्टी सर्वोत्तम हो गई। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बीफ निर्यात का केंद्र बन गया। और हिंदू हित की बात करते हैं, एक शंकराचार्य के साथ हत्या की जाती है, उनकी चोटियां शिष्यों उखाड़ी जाती हैं, हिंदू हित की बात करते हैं। सारे शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं, ये हिंदू हित की बात करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी से कहूंगा राम मंदिर पर नजर डालें। मंदिर ट्रस्ट में चोरी हुई है, जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वहां पर चोरी हुई है, शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। टीएमसी के सांसद जो भाग रहे हैं वो डरपोक हैं, वो निकम्मे हैं। उनकी बात जनता के सामने, सरकार जब टीएमसी की थी कुछ और आती थी, आज कुछ बात और आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद तमाम सवाल हुए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी पहले वोट चोरी करती थी, लेकिन अब सीधे सीट चोरी कर रही है। ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। हालांकि वहां पर भी ये मामला जो रद्द करने वाला है वो बरकरार है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में यह मामला हुआ, वहीं इससे पहले तमाम राज्यों में जो वोट चोरी का मामला सामने आता था, जिस तरह से ये भी कहा जाता था कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी किया जा रहा है, क्या अब ये खुले तौर पर लोकतंत्र की हत्या है? सीधे उनसे ही जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि इस मामले को किस तरह से देखते हैं। सीधा सवाल होगा सर कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो मामला हुआ मीनाक्षी नटराजन का, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी तक चुनाव आयोग की बेईमानी पूरे देश ने देखी थी। इस राज्यसभा के चुनाव में एसआईआर के माध्यम से वोट काटे नहीं जा सकते थे, न धमकी देकर पुलिस के माध्यम से वोट रोके जा सकते थे, न इस मामले में किसी प्रकार की गिनती में बेईमानी की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती थी। चूँकि पीछे भाजपा ने चंडीगढ़ में बेईमानी की थी, वो खुलासा हो गया था। तो ये अंतिम रास्ता था भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी कराने के लिए। अधिकारी कर के कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस के सांसद बनने से रोका, एक नंबर कम किया। इसका मूल्यांकन कर रहा है कांग्रेस पार्टी। लड़ाई लड़ रही, लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। हमें यकीन है कि न्याय होगा। अगर न्याय नहीं होगा अदालतों में, तो जनता की अदालत में चुनाव है, मध्य प्रदेश की जनता न्याय करेगी। लेकिन उनको कहा गया कि जानकारी छुपाई गई, जो आरोप लगा जिसके आधार पर नामांकन रद्द किया गया, जानकारी छुपाई गई थी। जानकारी तो नरेंद्र मोदी ने छुपाई थी। शादी का जिक्र नहीं किया था उन्होंने कि हमारी शादी भी हुई है, दूसरी बार किया। क्या पहली बार पर्चा खारिज हुआ था क्या उनका? जानकारी इस देश के कई सारे मंत्रियों ने छुपाई, एफआईआर की जानकारी छुपाई, डिग्री की जानकारी छुपाई। क्या उनके पर्चे खारिज हुए थे क्या? ये सवाल खड़े होंगे ना। सबसे बड़ा सवाल तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके आधार पर मूल्यांकन कर लीजिए। उन्होंने बहुत सारी जानकारी छुपाई थी, अगले पर्चे में जानकारी दे दी थी। तो दोनों में से एक तो गलत है, तो आज तो उनका पर्चा नहीं खारिज हो रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का टास्क अपने हिसाब से करती है। लेकिन एक चीज़ और, जिस तरह से जब ये नामांकन रद्द किया गया, बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि इसकी जानकारी जो है वो कांग्रेस की तरफ से दी गई है, तो क्या लग रहा है कि अंदरूनी वहाँ पर कोई वजह रही, किसी ने जानकारी दी, या वो नहीं चाहता था कि कांग्रेस का कोई राज्यसभा में पहुँचे या मीनाक्षी पहुँचे वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी गोल सेट करती है। पूरा देश पेपर लीक के खिलाफ आंदोलित था। कोचिंग में जो टीचर थे वो अपने बच्चों को पेपर लीक के बारे में बताते थे, उसके वीडियो वायरल होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार को टूल के रूप में यूज़ किया और पूरी जो कोचिंग व्यवस्था थी वो पत्रकार के पीछे पड़ गई। कोचिंगों पर कार्रवाई होने लगी, वीडियो का सेगमेंट चेंज हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति से बेईमानी करती है कि चर्चा पर्चा खारिज होने पे कम हो,
चर्चा कांग्रेस के अंदरूनी खाने से बात निकल गई उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, तो ये उनकी रणनीति है। सवाल इस बात का नहीं है किसने क्या किया, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेईमानी से पर्चा खारिज किया गया, इसका है। एक चीज़ और आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ उसके बाद जो नतीजे आए हैं, फिलहाल के वहाँ पर बात करें तो टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, अब 20 सांसद के करीब वो भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये खबर चल रही है कि टीएमसी जो है वो कांग्रेस में विलय करने वाली है। तो क्या लग रहा है कि विलय करने का फ़ायदा होगा कुछ? हम तो आमंत्रित करेंगे ममता जी को, पूरी पार्टी के साथ आएँ, अपनी पुरानी पार्टी में स्वागत है। लेकिन जहाँ तक पार्टी के भगदड़ का सवाल है, पूरे देश ने देखा था ना, राज्यसभा की वोटिंग के लिए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को छुपाए फिर रही थी। मतलब इस लोकतंत्र में, इस भारतीय संविधान में कैसे हो रहा है कि एक चुनी सरकार गुंडों की तरह विधायक के पीछे पड़ती है और विधायक को वोट के लिए छुपाए छुपाए घूमना पड़ता है। ये हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है। टीएमसी के सांसद जो भाग रहे हैं वो डरपोक हैं, वो निकम्मे हैं। उनकी बात जनता के सामने, सरकार जब टीएमसी की थी कुछ और आती थी, आज कुछ बात और आ रही है। इसी को तो कहते हैं दोगली बातें। तो कभी भी अपने स्वार्थ में, डर में, अगर डर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कभी दोगली और दोहरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। डर के किसी पार्टी में जाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडों की तरह डराती है, गुंडों की तरह धमकाती है। जो डरपोक हैं, निकम्मे हैं, वो भाग जाते हैं, जो सही में बच जाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तमाम कटाक्ष कर रहे थे, अब वही आके फिर कांग्रेस में विलय होगी या कांग्रेस फिर उनको अपना लेती है, तो इसका मैसेज जो है गलत नहीं जाएगा? वो कहा है ना, लोकतंत्र के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं बोलती कि हमारी उनकी राजनीतिक लड़ाई क्या थी। कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए खड़ी होती है कि राजनीति का धर्म क्या कहता है। पीड़ित के साथ खड़ा होना, जिसकी प्रताड़ना उससे परेशान किया जा रहा है उसके साथ खड़ा होना कांग्रेस पार्टी का धर्म है और यही राष्ट्र धर्म है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्र धर्म का निर्वहन करती है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से जिसकी शपथ और अपने पार्टी के घोषणाओं में कही गई बातों का निर्वहन करती है, और भारतीय जनता पार्टी उसका उलट करके डाका डालती है, विधायक लूटती है, ईडी सीबीआई छापे मरवाती है, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक को प्रताड़ित करती है। एक चुनाव और होने दीजिए, अगर कहीं भूल से किसी राज्य में भाजपा आ गई ना, तो यही हाल जनता का करेगी। जनता को पकड़ पकड़ कर भारतीय जनता पार्टी गुंडे, पुलिस और अधिकारियों की मदद से पीटेंगे और जनता रो रो कर गलती मानेगी। लेकिन इतना किस बात का डर है? चुनाव के दौरान चाहे सयोनी घोष हों, शत्रुघ्न सिन्हा हो, यूसुफ पठान हो, या तमाम जो भी बीजेपी के सांसद हैं, वो खुले तौर पर विरोध कर रहे थे और फ्रंट चेहरा थे वहाँ पर चुनाव के दौरान। जैसे ही वहाँ पर टीएमसी चुनाव हारती है, तुरंत कहीं किसी न किसी को ये कराए डर से या फिर मौके की तलाश में, अब वो सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जब राज्य में सरकार थी तब उनकी साहस बंधी हुई थी। सत्ता पक्ष विपक्ष को कैसे डराती है हमने उसको देखा है। हमारे ऊपर 17 मुकदमे जानते हैं ना, बहुत सारे मुकदमे कवर किए, आपने खबर चलाई भी थी। अमेठी मुकदमे हुए और जगह मुकदमे हुए, रायबरेली मुकदमे हुए। तो हमें डरना तो डर गए होते। तो जो नहीं डर पाते हैं वो भाग जाते हैं। तब उनके राज्य में उनकी सरकार थी, उन्हें राज्य में मुकदमों से डर कम था। ईडी और सीबीआई का डर था, ममता बनर्जी उनसे लड़ती थी। अब उनके पास न पुलिस है, ईडी सीबीआई पहले से प्रयास कर रही थी, तो डरपोक लोग हैं। जब तक सरकार का साहस था तो खड़े थे, जब सरकार चली गई तो भाग गए। अब जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं, अब पूरे देश की नज़र जो है उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अब यहाँ पर चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सूबे के जो मुखिया हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, भाषण आ रहे हैं, लगातार राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष में है, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, उनको कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये लोग रामद्रोही पार्टी हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? मुख्यमंत्री जी ने जितनी बातें कही हैं, उन्होंने मच्छर विहीन उत्तर प्रदेश शायद कहा था। माफिया और मच्छर, उन्होंने कहा माफिया मुक्त हो गया। तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, राम मंदिर पर नजर डालें। मंदिर ट्रस्ट में चोरी हुई है, जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वहां पर चोरी हुई है, शर्म आनी चाहिए। मच्छर मुक्त कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को, निकले 5 कालिदास मार्ग से बाहर, जाएं गाँव में, सड़कों पर आएँ, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस की। मच्छर भी हैं और माफिया भाजपा में चले गए, वो वसूली कर रहे हैं। जो उनको माफिया दिखाई नहीं पड़ रहे, उसके पीछे कारण समझिए। सारे माफियाओं को इनके अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। अधिकारी की नज़र से देखने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, उनको उत्तर प्रदेश की तहसीलों में, थानों में, ब्लॉकों में लूट नहीं दिखाई पड़ रही है। पहले माफिया गन के आधार लूटता था, अब फाइल और काम कराने के नाम पर उत्तर प्रदेश का अधिकारी लूटता है। तो लूट का रेशियो 5 गुना बढ़ गया है। और मुख्यमंत्री जी आदर्शों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है मैं उनसे बहुत ही मोहब्बत से कहूँगा, 5 कालिदास से मार्ग से बाहर निकले, उन्हें मच्छर दिखाई पड़ेंगे। 5 कालिदास मार्ग और अधिकारियों की नजरों से देखना बंद करें, उन्हें चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री दिखाई पड़ेगी जो उत्तर प्रदेश जनता को लूट रही है। बीजेपी के कई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाबर के बारे में जानकारी रखते हैं
उनका राम मंदिर से क्या मतलब है, राम मंदिर से क्या आस्था है? और राम मंदिर गए भी नहीं, कहीं न कहीं सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि राम मंदिर से उनको मतलब नहीं है, वो गए नहीं, तो चंदा और या इन सब के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है उनको? इनके बाप की बकौती है क्या? ये जो जिन्ना की मज़ार पर फातिया पढ़ने जाने वाली पार्टी, जब जैसी हित में बात होती है, अभी देखा ना कैसे मोदी जी किसी देश में गए थे, ऐसे बाहें फैला के वहाँ के शेख को गले लगाने दौड़ रहे थे। बीफ के नाम पर चंदा देने वाली पार्टी सर्वोत्तम हो गई। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बीफ निर्यात का केंद्र बन गया। और हिंदू हित की बात करते हैं, एक शंकराचार्य के साथ हत्या की जाती है, उनकी चोटियां शिष्यों उखाड़ी जाती हैं। हिंदू हित की बात करते हैं, सारे शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं। ये हिंदू हित की बात करते हैं, ये काली नेमी है। तो कह रहे हैं सपाई शंकराचार्य हैं वो। ये कहाँ से हिंदू हो गए? ये वो लोग हैं, हिंदू धर्म की परिभाषा पढ़ लें, जिन्हें हिंदू हित के बारे में जानकारी हो, वो पढ़ लें हिंदू धर्म है क्या, हिंदू मान्यताएं क्या हैं। ये काली नेमी वाले हिंदू हैं। काली नेमी को पढ़ लें। काली नेमी जोर जोर से राम लेकर अपने आप को साधु साबित करना चाह रहा था। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, बीफ की निर्यात कराने वाली पार्टी, बीफ का चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिन्ना की मजार पर फातिया पढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित की बात करती है तो काली नेमी याद आता है। मुझे लगता है ये किसी के नहीं है, सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने लिए है, अपने दफ्तर के लिए है और उत्तर प्रदेश में लूट करने वाले अधिकारियों के लिए है। आपने बीफ निर्यात की बात की, एक और मुद्दा देश में चल रहा है लगातार, गाय को लेकर कि गाय को राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। हालांकि इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये माता और बेटे के बीच का रिश्ता है, या मुल्ला मौलवी या शंकराचार्य, इस पर उनको नसीहत देने की जरूरत नहीं है उनको। योगी आदित्यनाथ जी अगर चाहें तो धर्म के वो बड़े मटके मठाधीश भी हैं, हिंदू हित के बारे में उनसे हम डिबेट कर सकते हैं। पहले भी हुई हमारी चर्चाएं, वो झुंझला के बोलते हैं, हम हंस के बोलते हैं। आके चर्चा कर लें, नहीं करते तो डंके की चोट पर उठाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें चिट्ठी जारी करती हैं बीफ कटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गोवा में कहती है हम चप्पे चप्पे पे बीफ परोसेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा जो कहता है गाय घर में काट के खाओ, जाता है पश्चिम बंगाल प्रचार करने, कहता है हम गाय काटने थोड़ा रोकते हैं। उस पश्चिम बंगाल में जहां 14 वर्ष तक गाय को माता, 14 वर्ष के बाद गाय को भोजन कहते हैं, योगी जी में साहस है तो कहें ना कि लोग पापी हैं, न्यायी हैं, गोवध के हत्यारे हैं। दोगली बातें नहीं चलेंगी और एक संत के मुंह से बिल्कुल नहीं चलेंगी। अगर नैतिक साहस है, अगर हिम्मत है उत्तर प्रदेश की भाजपा में या भारतीय जनता पार्टी में, तो गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, पूरी तरह से प्रतिबंध करें, गौ हत्या करने वालों चंदा लेने का चंदा वापस करके देश से क्षमा याचना करें। तो क्या लग रहा है ये करेंगे? कि चूंकि आवाज़ तो उठ रही है, मुसलमान जो हैं देश के वो भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह हो सकती है फिर? काली नेम रावण के राज्य को सुरक्षित करने के लिए राम राम का नाम ले रहा था। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए हिंदू बनती है, तो न काली नेमी की नीयत ठीक थी न भाजपा की नीयत ठीक है, तो आपका उत्तर इसी में है। ये वो रावण के लिए वफादार थे, वोट के लिए वफादार है, ये गाय माता और हिंदू के लिए नहीं है। एक चीज़ और किस तरह से देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा जब नीट का पेपर लीक होता है उसके बाद फिर जो जिस तरह से सवाल उठते हैं, कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में बात करें तो सैकड़ों ऐसे बड़े पेपर हुए हैं जो लीक हुए हैं, पेपर ठीक से नहीं हो पा रहे, युवा परेशान हैं, कहीं ना कहीं जो है उनकी उम्र भी निकलती जा रही है तैयारी करते हुए। किसका दोष है इसमें? अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा गया लेकिन कहीं कोई सुनवाई होती है, इसको किस तरह से देख सकते हैं आप? देखिए, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया में जितनी बार पेपर लीक हुए हैं अकेले भारत में उतनी बार पेपर लीक हुए हैं। पूरा देश, हम भी धर्मेंद्र इस्तीफा मांगते हैं, हम भी विभिन्न प्रोटेस्टों में जा रहे हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझसे एक भाजपा के साथी ने कहा कि आप मांग लो, भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं लेगी प्रधान का। अगर प्रधान का इस्तीफा लेंगे तो कल के लोग कहेंगे कि मणिपुर सहित पूरे देश में आग लगी है, अमित शाह जी इस्तीफा दें। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग कहेंगे कि हरदीपुरी इस्तीफा दें पेट्रोल दाम के लिए। फिर एक वैष्णो मंत्री हैं, रेल मंत्री नाम जाने जाते हैं, रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग किस तरह से भूसे तरह भर के रेल में चलते हैं, रेल के भाड़े बढ़ते हैं, रेल में परेशानियां बढ़ रही, रेल मंत्री इस्तीफा मांगेंगे। फिर इनका भी इस्तीफा हो जाएगा तो लोग नरेंद्र मोदी इस्तीफा मांगेंगे कि संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के चरणों में गिर जाते हैं, कहता है रूस से तेल मत लो तो नहीं लेते हैं, कहीं से तेल लो तो ले लेते हैं, उसके लिए इस्तीफा मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी का एप्स्टीन नाम आ रहा है, एप्स्टीन के लिए प्रधानमंत्री इस्तीफा मांगेंगे। इसलिए ये बेशरम लोग हैं, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से यज्ञ आरती कर रहा है कि और पेपर लीक कराने की शक्ति मांग रहा है, तो ये अपने लिए, अपने उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ना छात्रों से कोई मतलब है इनका, ना बेरोजगारों से कोई मतलब इनका है, ना हिंदुओं से कोई मतलब है इनका, ना कोई देश से मतलब इनका है। आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, चूँकि अब तैयारी शुरू हो चुकी है और ये भी अभी तक देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो आप किस तरह से देख रहे हैं, तैयारी कैसी होगी दोनों पार्टियां की? नहीं, अगर क्या अभी कल की बैठक देखी आपने, किस तरह से इंडिया गठबंधन ने एकजुटता की बात कही है, और इंडिया गठबंधन एक है,
हमें यकीन है, हमने अखिलेश यादव जी के मुंह से सुना है, उन्होंने ये बात कही है कि हम बड़े दिल के साथ खड़े होंगे। और कांग्रेस, अभी आप खुद ही बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने खुद कहा कि हम बड़े दिल के साथ खड़े होंगे। तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हमेशा के लिए विदा कर देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का हिस्सा हो जाए, चूंकि 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया इससे बताएं कि इन्होंने खुद का काम किया। उत्तर प्रदेश के आपका व्यूअर ये भी देख ले, पहली बार अन्य व्यापारों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सड़कें बेची हैं व्यापारियों के हाथ में। जिस तरह से उपक्रम, चूंकि उत्तर में बेचने की कुछ बचा नहीं था, कई सारे संस्थान जो सोशल मीडिया पर रेल, भेल, गेल, बीएसएनएल वायरल होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़कें बेची हैं उद्योगपतियों के हाथ में। टैक्स के रूप में भारी भरकम रकम वसूली की जाएगी चलने वाले लोगों से। तो उत्तर प्रदेश सरकार को हमेशा के लिए विदा करेंगे। एक चीज़ और, अभी आपने देखा होगा जश्न मनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। वो नेहरू जी से ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बनने वाले शख्स हो गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन को आप? शर्म आती है। बच्चा बच्चा जानता है नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे वो। और बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के अंतिम प्रधानमंत्री हैं और 12 साल में ही रहे हैं। और आज तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोगों ने जो बातें मोदी जी के लिए कही हैं कि जिस तरह से देश की लोकतंत्र की व्यवस्था बेड़ियों में जकड़ी हुई, लोकतंत्र की रोज चीरहरण हत्या होते हुए देखा है, उसके एवज में 12 साल पूरे किए हैं। लोगों ने देखा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, डीजल पेट्रोल के शतक के रूप में, गैस सिलेंडर के 1000 पहुँचने के रूप में, सबसे ज़्यादा बेरोजगार भारत के रूप में, सबसे ज़्यादा पेपर लीक के रूप में, किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज, गोली चार्ज, उन्हें आतंकवादी, नक्सलवादी कहे जाने के रूप में, पूरे देश में छात्रों ने हक की बात की, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जाने के रूप में, जो कोचिंग के लोग, हम समर्थन करते हैं खान सर का, जिस तरह से 100-200 रुपये में वो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके कोचिंग को ध्वस्त किया, कई सारे कोचिंग वालों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ आवाज़ न उठे, दबाने की कोशिश की गई। मीडिया जो विपक्ष की आवाज़ होता था, सत्ता के सरकारी तंत्र के मुकाबले मीडिया सरकार के खिलाफ खड़ा होकर उनके सच को उजागर करता था, उसे कोलैप्स करके पूरी दुनिया में मीडिया की छवि भारत में गिराने का काम किया। हेल्थ के सूचकांक में भारत सबसे निचले स्थान पर आ गया, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा में भारत सबसे निचले स्थान पर आ गया, बेरोजगारी में भारत सबसे निचले स्थान पर आ गया। तो इन तमाम उपलब्धि आप बता, तो हम तो यही मानते हैं, अगर इसके रूप में जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है तो उनको मुबारक, लेकिन देश पसंद नहीं करता, देश इन्हें हटाने का काम करेगा।